वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक और कैटेगरी ऑफ एडिशन पॉलीमर विच इज़ नोन एज टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन है इसको हम फ्लोरिनेटेड पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। टेफ्लॉन भी हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। जो टेफ्लॉन है फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है और इसकी मोनोमर यूनिट बेसिकली हम जब इथाइलिन को कंसिडर करते हैं तो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होने की वजह से इस इथाइलिन मोनोमर यूनिट के चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन एटम के साथ, यानी हमारी मोनोमर यूनिट बनती है CF2 डबल बॉन्ड CF2 और इस मोनोमर यूनिट को हम कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। और क्योंकि एक ही टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होती है इसलिए जो टाइप ऑफ पॉलीमर है वो हमारा होमोपॉलीमर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। होमोपॉलीमर होने के साथ साथ जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होता है, बिकॉज कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। एडिशन पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा रूल फॉलो होता है कि जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स जुड़ती हैं तो जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है वो डबल की जगह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह कन्वर्ट होता है, जितनी भी हमारी सेंट्रल चेन ऑफ पॉलीमर होती है। तो इस पॉलीमर की सिंथेसिस के लिए अगर n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हम लेते हैं विच इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट इज नोन एज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो ये n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स किसी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होती हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन या टेफ्लॉन में। तो CF2 डबल की जगह सिंगल बॉन्ड CF2 और हमारे फर्स्ट और नेक्स्ट कार्बन पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है जो कि कंटिन्यूस चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बनने वाला पॉलीमर है, दिस पॉलीमर इज नोन एज टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन है वो हमारी डेली यूसेज में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जितने भी हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उन सब में इसी फ्लोरिनेटेड पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। और ये पॉलीमर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम इन जनरल उस कोटिंग से भी मान सकते हैं कि ओलियोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी शो करते हैं। तो कुछ इसी तरीके की प्रॉपर्टीज को लाइनअप हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले है कि इट इज रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, जिन केमिकल्स में हमारी गैसेस भी आती हैं जैसे ओजोन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, एसिड्स आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनके साथ इन जनरल ये कोटिंग जो है या टेफ्लॉन पॉलीमर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो भी मोल्टन एल्कली मेटल्स होती हैं, यानी पिघली हुई एल्कली मेटल्स, उनके साथ ये रिएक्शन करने में केपेबल होता है। साथ ही साथ अगर कुछ हाईली रिएक्टिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट होंगे तो उनके साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। जितनी भी कोटिंग्स हम यूज करते हैं टेफ्लॉन की वो सभी ओलियोफोबिक और हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि ना तो उन पर पानी चिपकता है ना ही उन पर ऑयल जो है वो स्टिक होता है। इसलिए जब खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उस खाने में बहुत कम ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ये यूवी रेजिस्टिविटी भी शो करते हैं और इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं टेफ्लॉन या किसी भी फ्लोरिनेटेड पॉलीमर की। और उसी के बेसिस पे अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो कोटिंग है उस कोटिंग के होने की वजह से मेटल फिनिशिंग पेंट और कोटिंग्स बनाने के काम में आता है। जो कोटिंग है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए भी यूटिलाइज होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के काम में आता है। साथ ही साथ इसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिस्टम कंपोनेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी इंसुलेशन प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है ही, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स जहाँ यूज होने वाले सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे एयर बैग सिस्टम्स बनाने के काम आता है, फ्यूल सिस्टम और ऑयल फिल्टर्स बनाने के काम आता है। उसके साथ साथ जो केबलिंग मटेरियल है उस केबलिंग मटेरियल के लिए भी इसको हम यूटिलाइज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर मिसिंग है, उसको मैं ऐड कर देती हूँ, विच इज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, जो कि हमारे स्पेसिफिकली किचन में यूज होते हैं। तो उन पर कोटिंग्स के लिए इस पॉलीमर को हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो पॉलीमर है अगेन इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ऐड कर देती हूँ मैं इसमें।
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होने के साथ साथ इसका एक इम्पैक्ट होता है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर टेफ्लॉन कोटिंग को यूज़ करते हैं, चाहे खाना बनाने के लिए या किसी और इंडस्ट्रियल लेवल पर जब इनको यूज़ किया जाता है, तो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर ये कुछ फ्यूम्स क्रिएट करता है। कुछ फ्यूम्स जो है वो निकलती हैं, जिन फ्यूम्स का जो डेंजरस इम्पैक्ट होता है, वो डेंजरस इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है एनिमल्स और बर्ड्स पर। यानी कि एक पॉलीमर फ्लू हो जाता है यहाँ इस ऐसे एरिया के आसपास रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स को जहाँ पर टेफ्लॉन का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जा रहा हो इंडस्ट्रियल लेवल पर, और जो टेम्परेचर है वो अबव 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको यूज़ किया जा रहा हो। तो जो फ्यूम्स निकलती हैं उन फ्यूम्स की वजह से एनिमल फ्लू और बर्ड फ्लू जो है वो कॉज होता है। ह्यूमन्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन में जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा माइनर होता है और उसको हम एक जनरल फ्लू की कैटेगरी में मान सकते हैं। साथ ही साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तो है ही, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का काम करता है। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं ये अल्टीमेटली लैंडफिल्स के लिए लास्ट में डाल दिए जाते हैं, जो कि हमारे एयर, सॉइल को और वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको इस पॉलीमर की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लियरली समझ में आई होंगी। एक बार इसकी मोनोमर यूनिट और देख लेते हैं। हमने इस पॉलीमर को बनाने के लिए यूज की इथाइलिन मोनोमर यूनिट, जिसमें से दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया किससे, फ्लोरीन से, यानी CH2 की जगह CF2 हमने यूज किया। सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होने की वजह से हमने इसको होमोपॉलीमर कहा, और कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन, इसलिए ये प्रोसेस हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो आई होप ये पॉलीमर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलीमर से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, विच इज़ द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट of unit number 5, that is polymer. Thank you so much.